हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज का क्या इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये रिसेंट जजमेंट है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है और ये रेप केस के बारे में बात करता है। और अभी हाल ही में ना हम लोग एक नाम सुना कर रहे हैं, डिजिटल रेप। डिजिटल रेप क्या होता है हम लोग ये भी जानेंगे। फिर नेचुरल रेप क्या होता है, अननेचुरल रेप क्या होता है हम लोग ये भी जानेंगे। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स ही रेप है सिर्फ या नहीं, ये भी जानेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो वॉच कीजिएगा एंड तक और मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो पहला हमारा चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब रेप होता है तो विक्टिम का नाम नहीं बताया जाता है, क्योंकि विक्टिम का नाम हाइड रहता है। और जब केस को सॉल्व कर दिया जाता है, अगर विक्टिम को कंसेंट होता है कि ठीक है आप मेरा नाम मतलब कि ऐसे वायरल कर दो, तो फिर नेम जो होता है वो वायरल हो जाता है। बट यहाँ पे अभी ऐसे ही केस के लिए XXX दिया गया है नाम, यहाँ पे नाम का खुलासा नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं। तो इसको हम XXX के वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जानेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका क्या इसमें क्या कहना है हम लोग ये जानेंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नेचुरल एंड अननेचुरल दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और अननेचुरल भी हो सकता है। तो नेचुरल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल सेक्शन 375 में, एंड अननेचुरल को किस आर्टिकल में किया किस सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन 377 के अंदर किया गया है। तो अभी हम लोग सेक्शन के भी बारे में बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सेक्शन आपका दिया हुआ है। तो ये आईपीसी में मेनली बात होता है। तो आइए, तो देखिए, इंगेजिंग इन अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी विथ वन स्पाउस वाइल मैरिड इज नॉट डीम्ड एन ऑफेंस एज पर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। तो मेनली इस पर्टिकुलर केस में क्या कहना है, तो इस केस में कहना है हाई कोर्ट का कि जो दो कपल हैं, ठीक है, दो हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर मान लीजिए कि उनमें मतलब वो केस बोलो मतलब वो सेपरेट नहीं रहते हैं, तो वो जुडिशियल सेपरेशन उनको नहीं मिल पाया है। अगर जुडिशियल सेपरेशन मिलता है तो फिर आपका वो जो होता है वो रेप कहलाता है। लेकिन अगर वो नेचुरल है, आई मीन वो लोग साथ में रह रहे हैं, वो लोग का बिल्कुल मैरिड जो लाइफ है वो बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ, लेकिन उन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो फिर उससे ये रेप जो होता है वो नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो हस्बैंड वाइफ ही है ना, और ये तो कोर्ट को नहीं पता है कि उनके बीच में सेपरेशन चल रहा है या फिर कुछ कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 377 बात करता है। तो जब निर्भया रेप केस के बाद आईपीसी का सेक्शन 375 को और ब्रॉड कर दिया गया था, उसमें चेंजेस लाया गया था। क्यों? क्योंकि जो होते थे गुनहगार, वो लोग अपने आप को बहुत ये समझते थे कि चलो ठीक है, इतने ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है तो फिर चलेगा। लेकिन नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी मिलता है आपको, ठीक है। अमेंडमेंट के माध्यम से जो 377 सेक्शन है आपका, उसमें अननेचुरल के बारे में बात किया गया है। उसको अब जब निर्भया केस 2013 के बाद 12 के बाद उसको 375 में ला दिया गया। क्यों? क्योंकि 375 में आपका पनिशमेंट ज़्यादा है, तो इसी के लिए इसको 375 में ऐड कर दिया गया। तो इसमें आखिर है क्या? तो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही रेप नहीं है, बल्कि लड़की के किसी भी पार्ट को पेनिस से एंटर करना, माउथ, यूरेथ्रा, वजाइना या जो भी, तो उसे हम रेप मानेंगे, जो कि आर्टिकल 375 बात करता है हमारा आईपीसी का। तो इस केस में मैरिटल रेप के बारे में बात होता है। तो आईपीसी में कहीं भी मैरिटल रेप के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि
इसके बारे में बात किया गया है कि जो 15 साल से नीचे की लड़की है, अगर उसके मतलब उसका अगर शादी करवा दिया जाता है और उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम उसे मानेंगे रेप। लेकिन अगर 15 साल की ऊपर की लड़की है, महिला है, तो फिर हम उसे नहीं मानेंगे कि वो रेप है। वो आपके कॉन्सेंट से होगा, ठीक है, वो उसके कॉन्सेंट से होगा, उसे हम रेप नहीं मानेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है इस मामले में, आप ज़रूर बताइएगा कि मैरिटल रेप आखिर आना चाहिए, ये लॉ को लाना चाहिए? क्योंकि बात ये है कि हस्बैंड वाइफ अगर मान लो कि उनमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और वो इन चीज़ों को बाहर नहीं लाना चाहते हैं, एंड जो हस्बैंड है फोर्सफुली उसके साथ रेप कॉन्विक्ट कर देता है, ऑफेंस कर देता है, तो फिर उसके लिए क्या है? तो फिर महिला तो कुछ नहीं कर पाएंगी ना। तो इसीलिए आपका क्या कहना है इस मामले में, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैरिटल रेप जो होता है बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें 15 साल से कम के महिलाओं को, अगर महिलाएं केस करती हैं, एफआईआर करती हैं, तो उसे रेप माना जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड बिना वाइफ के कंसेंट के भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो रेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है और वो जो लेडी हैं वो 15 ईयर्स से ज़्यादा की हैं, ठीक है। और चाहे वो फोर्सफुली करे, जो भी करे, वो हस्बैंड वाइफ का है। इसीलिए मैरिटल रेप के बारे में अभी तक कोई भी यहाँ पे लॉ नहीं लाया गया है भारत में। तो आईपीसी का 376B जो है वो बात करता है आपका जुडिशियल सेपरेशन के कारण या वैसे ही अलग रहने के दौरान अपनी वाइफ के साथ यौन कृत्य बलात्कार होगा तो उसे हम रेप मानेंगे, 376B के अंदर मानेंगे, ठीक है। अगर जुडिशियल सेपरेशन आपको मिला है तो, और नहीं तो फिर आप सेपरेट रह रहे हो, एक दूसरे से अलग अलग घर में रह रहे हो, या फिर आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसे रेप माना जाएगा। लेकिन अगर साथ में रह रहे हो और बिना कंसेंट के वाइफ के हस्बैंड अगर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज़ नॉट अ रेप, ओके। तो अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के फैसले में नाबालिग पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप की श्रेणी में लाने के लिए सेक्शन 372 के सब क्लॉज 2 में उम्र को 18 साल के बजाय 15 साल कर दिया गया। अभी मैंने बताया कि अगर 15 साल की नीचे की लड़की है तो हम उस मैरिड में रेप मानेंगे, अगर 15 साल की ऊपर की लड़की है तो फिर हम उसे रेप नहीं मानेंगे। हालांकि ये बिल्कुल भी गलत है, ये मेरा कहना है, क्योंकि जब आपका कंसेंट का बात आता है, जब लड़कियों की एडल्ट मतलब कि जो उनकी मैच्योरिटी की बात आती है, तो हम हर जगह पे इंडियन लॉ में देखा गया है कि 18 ईयर्स लड़कियों को दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे जब आपका मैरिटल रेप के बारे में बात आ रहा है तो यहाँ पे आपको 15 ईयर्स ही दिया गया है। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि कुछ तो अमेंडमेंट लाया जाए, ठीक है। तो ये आपका 2017 में इस चीज़ को चेंज किया गया था, जो कि आपका आर्टिकल 372 का सब क्लॉज 2 बात करता है, ठीक। चलिए, तो इसमें हाँ, इस पर्टिकुलर केस में ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, इनका यही कहना था कि जो मैरिज में रेप नहीं होता है, रेप का कोई यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं है मैरिज में, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं तो फिर वो लोग दोनों आपसी मतलब सहमत से ही जो होता होगा वो करते होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस जो केस का नाम है ना, वो याद रखिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ डिजिटल रेप? अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग डिजिटल रेप भी पढ़ेंगे। तो डिजिटल रेप आखिर है क्या? Until December 2012, the digital rape was deemed as molestation. हम लोग डिजिटल रेप को, हाँ ऐसे नाम सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा ना कि डिजिटल रेप मतलब कि हाँ ब्लैकमेल करना डिजिटल के माध्यम से, जैसे वायरल कर देना पिक्स को, उसके बाद फिर वायरली कॉल पे ऐसे बात करना, ये सब नहीं, ये बिल्कुल भी डिजिटल रेप नहीं है। डिजिटल रेप अब मीडिया के ज़रिए यूज़ किया जा रहा था पहले, बट
अब कोर्ट में भी जब जजमेंट दिया जा रहा है तो डिजिटल रेप जो है उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है जजमेंट में, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो एंड डिड नॉट फॉल अंडर द डिफिनेशन ऑफ रेप, ये कहीं भी रेप के डिफिनेशन में डिजिटल का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग अभी जजमेंट में नाम सुन रहे हैं। फॉलोइंग द हॉरिफिक निर्भया गैंग रेप केस 2012, तो निर्भया केस आपको पता होगा, गैंग रेप जो हुआ था वो तो पता होगा आपको। तो न्यू रेप लॉ वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, तो उस टाइम जब ये केस हुआ था तब ये बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया था, तो इसमें न्यू जो रेप का लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। एंड द एक्ट वाज डिजाइनेटेड एज अ सेक्सुअल क्राइम, और जो सारा जो एक्ट उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो सेक्सुअल क्राइम ही है। और डिजिटल रेप हम उसी को कहते हैं जो कि आपका जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष है जिन्होंने अपने पेनिस से एंटर करना माउथ के थ्रू या यूरेथ्रा के थ्रू या वेजाइना के थ्रू जैसे भी, बट जो मेन प्रोसेस है वो नहीं करके उनके माउथ, यूरेथ्रा, वेजाइना ये सब चीज़ों में एंटर कर रहे हैं, तो उसको हम डिजिटल रेप कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल रेप कहेंगे। और ये भी आपका कौन से आर्टिकल में डिफ़ाइन है, ये आपका सेक्शन में डिफ़ाइन है, आपका 375 सेक्शन में आपका ये डिफ़ाइन है, जो कि रेप का डिफिनेशन बताता है। उसी में आपको देखने को मिलेगा डिजिटल रेप के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग सेक्शन 375 को ज़रा देख लेते हैं। तो ये जो आपको रेड से दिख रहा है ना, ये पूरा बी जो आपको दिख रहा है, ये आपका नया इसको ऐड किया गया है। तो इसमें देखिए अभी मैंने बताया ना कि इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर किसी भी चीज़ को बॉडी पार्ट में, या फिर वो ऑब्जेक्ट हो या फिर वो पेनिस हो, अगर महिला के बॉडी पार्ट में उसको इंसर्ट किया जा रहा है तो फिर हम उसे रेप ही मानेंगे। ठीक है, वो चाहे विजाइना में हो, चाहे यूरेथ्रा में हो, चाहे एनस में हो। ठीक है, लेकिन जो अमेंडमेंट के पहले का चीज़ था वो आपका ए था, सी था और डी था। ठीक है, बी जो है वो आपको इंसर्ट किया गया है। इनका ये माध्यम था बताने का सुप्रीम कोर्ट का, एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला लिया था कि इन चीज़ों को ये रेप के डिफिनेशन में इसको ऐड कर दिया गया इन लोगों के थ्रू। तो हम लोग पहला भी देख लेते हैं। पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द वुमेन, मेक हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। अगर किसी भी पुरुष के द्वारा या किसी भी अन्य पुरुष के द्वारा अगर ये चीज़ किया जा रहा है और उनके वजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, एनस में, वुमेन की अगर उसे इंसर्ट किया जा रहा है तो उसे हम रेप का डिफिनेशन ही मानेंगे। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमेन so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body such as woman, make her or any other person। ठीक है, सेम ही है लगभग। सो अप्लाइज हिज माउथ टू वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द वुमेन और मेक हर डू, ये भी सेम ही है। ठीक है, बस आपको समझने का ज़रूरत है कि इसमें इंसर्ट क्या किया गया है, क्योंकि जो ये इंसर्ट किया गया है ना, सबसे मेन यही है मध्य प्रदेश का जो अभी जजमेंट आया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये मैंने आपके लिए मैंने इसको एंटर कर दिया क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए कि रेप का डेफिनेशन से लेकर के जो अननेचुरल ऑफेंस तक का बात किया गया है वो आईपीसी में कौन से सेक्शन को बात किया गया है। तो आइए, तो सेक्शन आपका 375 जो है वो आपका रेप का डिफिनेशन बताता है। सेक्शन 376 आपका पनिशमेंट बताता है जो कि रेप के बारे में होता है। और सेक्शन 376 का क्लॉज ए पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ फॉर और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ठीक है, अगर उसे मारने का या फिर
उसे कोई भी हार्म पहुंचाने का रेप के बाद, तो उस ऑफेंस को करने के लिए जो विक्टिम होता है उसका पनिशमेंट दिया गया है आपका 376 क्लॉज ए में। ठीक है, सेक्शन 376 का क्लॉज ए का सब क्लॉज बी क्या बात करता है, तो पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अगर 12 साल से नीचे के लोगों को अगर उसके साथ रेप किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे सेक्शन 376 का क्लॉज ए का सब क्लॉज बी। आइए सेक्शन 376 का बी को समझते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मैरिज के बाद कुछ डिस्प्यूट होता है दोनों में और दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो रहने लगते हैं, उसके बाद अगर हस्बैंड के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है फोर्सफुली या फिर बाय एनीथिंग, सो उसे हम किस सेक्शन में बात करेंगे, उसे हम बात करेंगे सेक्शन 376 का क्लॉज बी बात करेंगे। ठीक है, पनिशमेंट भी इसी में गिवन है। सेक्शन 376 का क्लॉज सी बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। तो सेक्शन जो 376 का सी है उसमें हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है वो किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है किसी अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, सेक्शन 376 का डी क्या बात करता है, गैंग रेप के बारे में बात करता है। ठीक है, आपका डिफिनीशन भी इसी में है, पनिशमेंट भी इसी में गिवन है, एंड सीआरपीसी आपका होता है ब्रॉड वे में समझाने के लिए। इसमें सिर्फ आपको डिफिनीशन मिलेगा और जो सीआरपीसी होता है उसमें आपको क्या गिवन होगा, उसमें आपको इसका पनिशमेंट गिवन होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन आपका 376 का डी का क्लॉज ए के बारे में। तो पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, पनिशमेंट गिवन है आर्टिकल सेक्शन 376 का डी का क्लॉज ए में, जो कि गैंग रेप किया जाता है वुमेन जो कि 16 साल से नीचे की हैं। और उसके बाद 376 डी का क्लॉज बी के बारे में बात करते हैं, जो कि पनिशमेंट गिवन है गैंग रेप किया जाएगा महिला का जो 12 साल से नीचे की महिला है। और उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 376 का क्लॉज ई के बारे में, जो कि पनिशमेंट गिवन है रिपीट ऑफेंस के लिए। अगर आप किसी भी ऑफेंस को रिपीट करते हो इन सब में से, तो फिर आपका सेक्शन कौन सा कर दिया जाएगा, 376 का क्लॉज ई को भी आपको लगा दिया जाएगा रिपीट करने के लिए ऑफेंस को। उसके बाद सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस के बारे में बात करता है। तो अननेचुरल में यही बात होता है कि आप किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू वुमेन को बाय वर्ड के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में ये करना, ठीक है, फोर्सफुली उसे कुछ चीज़ में उकसाना या फिर जो भी। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया। अननेचुरल में वही सब चीज़ आएगा जो आपका डायरेक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, उसके बाद जो बाकी बात होती हैं वो आपका अननेचुरल ऑफेंस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी और इन चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिए थ्रू द केस के थ्रू आप समझने का कोशिश कीजिए इन सेक्शंस के बारे में, क्योंकि सेक्शंस ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर आप केस से रिलेट करके आप पढ़ोगे फिर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ और अच्छे कंटेंट आप लोगों को ला के दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच।